नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जीके की जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 5 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सामान्य ज्ञान का वीडियो है होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने दिया गया, निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर हो, इसको आप लिख लीजिएगा। एक प्रकार का यह जो है दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य उत्तराखंड का गठन कब किया गया था। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर वर्ष 2000 को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 नवंबर वर्ष 2000 को जो है उत्तराखंड का जो है गठन किया गया था। किस राज्य से अलग होकर? तो उत्तर प्रदेश से अलग जो है एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड 9 नवंबर वर्ष 2000 को। किस वर्ष उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनी थी 1989 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं हिंदी जो है उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा थी। कब इसको, हिंदी को उत्तर प्रदेश की पहली का आधिकारिक भाषा बनाया गया था? तो 1951 में जो है हिंदी को उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा बनाया गया था। वहीं उर्दू को 1989 में जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुल और बियर। बुल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बुल को हिंदी में बोला जाता है तेजड़िया और बियर को मंदड़िया कहा जाता है। तथा ये दोनों जो शब्द हैं ये किस वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं? तो बुल मतलब आपका तेजड़िया हो गया, बियर मतलब आपका मंदड़िया हो गया। और ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों जो गतिविधियां हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां, ये आपकी शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, शेयर मार्केट। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के जनसंख्या इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, महान जनसांख्यिकीय विभाजन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का वर्ष कहा जाता है वर्ष 1921 को। तो आप याद रखिएगा, भारत का महान जनसांख्यिकीय विभाजन, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है वर्ष 1921 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी वर्ष से जो है भारत की जनसंख्या में प्रत्येक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो 1921 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिल जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अपोलो 11 मिशन जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कब उतरा था? तो आप याद रखिएगा, अपोलो 11 मिशन ने जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहली बार मनुष्य को उतारा था। किस वर्ष में? तो 1969 में, 20 जुलाई 1969 को। ये डेट आप याद रखिएगा, 20 जुलाई 1969 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा चंद्रमा पर जाने वाले, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि इस मिशन के तहत आप याद रखिएगा, अपोलो 11 मिशन के तहत जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है भेजा गया था चंद्रमा पर।
और इस मिशन के अंतर्गत। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे, परंतु जो माइकल कॉलिंस ने जो है चंद्रमा की परिक्रमा करी थी। तो इन तीनों के नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस मिशन पर 3 लोग कौन कौन गए थे। तो एक आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और इसके अलावा एडविन एल्ड्रिन ये हो जाएंगे, एडविन एल्ड्रिन हो जाएंगे। और एक थे आपके माइकल कॉलिंस, इनका नाम था माइकल कॉलिंस। तो ये तीनों जो है अंतरिक्ष यात्री थे, इस मिशन के तहत गए थे, परंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो ये चंद्रमा पर उतरे थे, परंतु जो माइकल कॉलिंस थे इन्होंने जो है चंद्रमा की परिक्रमा करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 20 जुलाई 1969 ये डेट भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दिया गया आपके सामने, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की जो कैपिटल है, राजधानी है आपकी अबू धाबी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये आपका 11 मई को सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 11 मई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। तो आपको पता हो कि जो आइंस्टीन है इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, तथा किस खोज के लिए जो है इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा आइंस्टीन को जो है किस खोज के लिए, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के लिए जो है इनको 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। तुगलकनामा पुस्तक का लेखक कौन है। तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से वह कौन सी टेनिस की जोड़ी है जिसको भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहन बोपन्ना और एसाम उल हक। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। रोहन बोपन्ना एसाम उल हक की जो जोड़ी है इसको भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कब से कब तक रहे थे। तो ये आप याद रखिएगा जनवरी 1950 से लेके 1962 तक जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत सरकार की जो पहली औद्योगिक नीति थी इसकी घोषणा किस वर्ष में करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948, 6 अप्रैल 1948, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 अप्रैल 1948 को जो है भारत की पहली औद्योगिक नीति की जो है घोषणा करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस समय जब ये भारत की पहली जो औद्योगिक नीति थी इसकी जब घोषणा की गई थी, इस समय केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इस समय उद्योग मंत्री थे केंद्र सरकार में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना से प्रश्न पूछा गया है कि यह जो है किन दो देशों के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। तो आप याद रखिएगा मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना ये जो है किन दो देशों की एक, तो ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना ये भारत और बांग्लादेश के मध्य एक संयुक्त सहयोग की परियोजना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद के करछाना तहसील में पाया जाता है। तो इलाहाबाद के करछाना तहसील में कौन सा खनिज पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कांच बालू या ग्लास रेट, इसको आप बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो खनिज है आपको इलाहाबाद के करछाना तहसील में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसके बारे में याद रखिएगा।
इसके अलावा यूरेनियम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस तहसील में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। आप याद देखिएगा, यूरेनियम भी और बॉक्साइट भी, यूरेनियम बॉक्साइट के जो महत्वपूर्ण भंडार हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे? तो ये दोनों के जो भंडार हैं आपको ललितपुर में देखने को मिल जाएंगे। तो यूपी स्पेशल में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यूरेनियम और जो आपके यूरेनियम और बॉक्साइट के भंडार हैं ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप की मेजबानी करेगा, आयोजन करेगा? तो ये वर्ष आपका 2031 से 2031 यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस वर्ष आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का, ये आपका 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और भारत में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किस से संबंधित है? तो ऑपरेशन कायाकल्प का जो उद्देश्य था ये क्या था? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई जो ऑपरेशन कायाकल्प स्कीम है ये प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है। किससे? तो प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से संबंधित है यह ऑपरेशन कायाकल्प योजना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार किस प्रकार का था? तो मोहनजोदड़ो आपका एक हड़प्पा कालीन स्थल, आप याद देखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है एक विशेष, एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ पर एक विशाल स्नानागार की आकृति देखने को मिली है। विशाल स्नानागार को हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। तो यह जो ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार है ये देखने को मिला था आपको मोहनजोदड़ो में। और इसकी आकृति किस प्रकार की थी? तो यह जो है आयताकार टैंक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार टैंक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर वर्धमान बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसके बारे में याद रखिएगा, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा भगवान महावीर का जो जन्म है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट एक जगह है कुंडग्राम, यहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में बनवाया गया जो सम्राट अशोक द्वारा एक बौद्ध स्मारक है यह आपका हो जाएगा सांची स्तूप, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची स्तूप का जो निर्माण है ये सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था मध्य प्रदेश में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान से याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल साम्राज्य की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर जो होयसल साम्राज्य है इसकी राजधानी थी, आप याद रखिएगा, द्वार समुद्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वार समुद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम को संकलित किया था? तो रघुवंशम एक प्रकार का एक महाकाव्य है। आप याद रखिएगा, रघुवंशम क्या है? तो एक महाकाव्य है और इसका जो संकलन, इसकी जो रचना की गई थी किसके द्वारा? तो महाकवि कालिदास के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण है ये करवाया था चंदेल वंश के शासकों ने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा जो है इस खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का एक इम्पॉर्टेंट वंश था लोधी वंश। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो बहलोल लोधी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंश की स्थापना करी गई थी। तथा यह दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश है अंतिम वंश था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो कौन सा था? लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी। इसके बाद जो है लोधी वंश के बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, क्योंकि 1526 में, वर्ष 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत की
जो पहली लड़ाई थी ये 1526 में होती है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। आप याद देखिएगा, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था वर्सेस बाबर। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? तो पानीपत की 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई थी, जिनमें पहली लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। वहीं पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये हुई थी बाबर का जो सेनापति था, मतलब सॉरी यहाँ पर अकबर का सेनापति था बैरम खां। तो ये बैरम खां जो ये अकबर का सेनापति था। तो अकबर और किसके मध्य हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी अकबर और हुई थी हेमू के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा अकबर का जो सेनापति था बैरम खां, इसने जो है हेमू को हराया था इस पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हेमू को जो है हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के चार मीनार का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का जो निर्माण है ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो तानसेन का संबंध किससे हो जाएगा? ध्रुपद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुपद जो भारतीय संगीत शैली है इससे संबंधित है तानसेन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है तानसेन का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो बहादुर तेज चंद्र। यहाँ पर बहादुर तेज चंद्र होगा, यहाँ पर बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर बहादुर तेज चंद्र जो है उस समय वर्धमान का राजा था। तथा जो अस्थाई बंदोबस्त है ये किसके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, यंग इंडिया का जो प्रकाशन है ये किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का ये काफ़ी फेमस समाचार पत्र था यंग इंडिया। यंग इंडिया के अलावा एक न्यू इंडिया भी समाचार पत्र है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यू इंडिया का संबंध किससे है? तो ये एनी बेसेंट से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये न्यू इंडिया एनी बेसेंट का समाचार पत्र था। वहीं यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर पहली भारतीय महिला, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एक प्रश्न पूछा जाता है, पहली महिला अध्यक्ष। और एक प्रश्न क्या पूछा जाता है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, एक सेकेंड, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो कौन थी? तो प्रश्न को आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है 1925 के कानपुर सेशन, कांग्रेस का जो 1925 का कानपुर सेशन था उसकी अध्यक्षता करी थी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले सिर्फ महिला यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका राइट आंसर हो जाता एनी बेसेंट जो है एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि इन्होंने 1917 के कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी थी। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा करी गई थी आपसे पूछा गया है। तो महात्मा ज्योतिराव फूले, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो
बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिराव फूले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को जो है कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी सक्रिय थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जो है इनको याद किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। और इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उनका क्या नाम रखा था, आपसे पूछा गया है। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसने जो है ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप को वापस ले लिया और इसका नाम रखा था शहीद और स्वराज द्वीप। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, शहीद और स्वराज द्वीप। भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपातकाल के समय किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जो इमरजेंसी लगती है, आप याद रखिएगा, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आप याद रखिएगा 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24। ये दोनों जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 और 24। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो 51A के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे आर्टिकल 51 आपके ए के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको जो है भारतीय संविधान का एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था तथा इन मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो इसी स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं जो मौलिक कर्तव्य ये भाग किस हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में सम्मिलित हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर डिलीट हो गया। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। आर्टिकल यानी कि ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा। वहीं भाग पूछे, पार्ट पूछे कि किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, तो भाग जो है 4A में रखा गया है। वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं स्टार्टिंग में जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इनको हमारे संविधान में शामिल किया गया था, तो स्टार्टिंग में जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन हाल ही में इसमें एक नया जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस कारण से इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में हमारे 11 है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति इसके लिए बनाई गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। भारत के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक जो है किसके अनुमोदन के बाद लागू होते हैं? तो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही जो विधेयक होता है वो कानून बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आज का जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जीके का ये वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।